अंदर एक खास प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसकी लंबाई खींच के छोड़ दें, जैसे ही हाथ हटाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल साइज या शेप रीगेन कर लेगा, है ना। अगर उसके वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया जाए तो जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे तो ये बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेगा, या हम उसको साइड वाइज डिफॉर्म करें। ये तीन तरह के बदलाव की हम बातें करते हैं कि धक्का लगा के साइड वाइज उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, है ना। तो जैसे ही हाथ हटाएंगे तो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो बॉडी की इस खूबी को कि वो अपने अंदर बदलाव पसंद नहीं करती, और छोटे मोटे बदलाव करने में वो अपने शेप को वापस रीगेन कर लेता है। इसी खूबी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी। तो ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन करने की टेंडेंसी, इसी टेंडेंसी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी, है ना। तो हम जब बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्म करने का मतलब होता है बदलाव करना, किसी तरह का स्ट्रक्चरल बदलाव करना। तो जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेगी। तो अब क्या है कि कुछ बॉडी के अंदर वापस जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। या वापस चला गया और पूरी तरह से नहीं गया तो हम कहेंगे वो कम इलास्टिक है, और जो पूरी तरह से गया वो ज्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिक मटेरियल वो हैं जो पूरी तरह से अपने शेप को रीगेन कर लेते हैं, है ना। विद इन अ लिमिट, एक लिमिट के अंदर लगभग हर मटेरियल इलास्टिसिटी शो करता है। यानी तुम लकड़ी को भी थोड़ा डिफॉर्म करोगे तो वापस आएगा, लोहे को भी, लोहे की पत्ती को अगर तुम ऐसे खिसका के छोड़ोगे तो वो अपना शेप रीगेन कर लेता है। तो एक लिमिट के अंदर अगर हमने बदलाव किया है तो लगभग सब इलास्टिक होते हैं, है ना। एक क्वार्ट्ज नाम होता है, तुमने देखा होगा घड़ियों में नीचे क्वार्ट्ज लिखा रहता है, वो सबसे इलास्टिक मटेरियल है जो हम लोग जानते हैं। हाँ, कोई मटेरियल का नाम है, घड़ियों में यूज होता है। हाँ बिल्कुल, सच दैट कि ओवर अ लॉन्ग टाइम उसके ऑसिलेशन में कभी कोई अंतर आता नहीं है। अगर एनर्जी मिलती जाए तो उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में कभी कोई अंतर नहीं आता। इसी वजह से घड़ी लॉन्ग टाइम तक सही समय बताती रहती है ना। वो ऑसिलेशन बेस्ड घड़ी होती हैं सब। तो इलास्टिसिटी इस बात की खूबी है कि वापस शेप रीगेन कर लिया है। प्लास्टिसिटी उसी का अपोजिट वर्ड है। अगर किसी चीज के अंदर डिफॉर्मेशन लाया जाए और वो अपने अंदर हुए बदलाव को गेन करना ही नहीं चाहता, तो ऐसी बॉडी की खूबी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। या ऐसी बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, और इस खूबी का नाम क्या है? तो अब यार इलास्टिसिटी विजुलाइज कैसे करें, मटेरियल के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो वो एक्चुअली में पूरी केमिस्ट्री हो गई, क्योंकि यार किसी भी मटेरियल के अंदर एटम होते हैं, एटम किसी ना किसी अरेंजमेंट में होते हैं। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत तरह के अरेंजमेंट की बात करते हैं, बट फिजिक्स में हम इतना डिटेल में अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम एक मॉडल दिमाग में बना लेते हैं, क्या कि मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल स्प्रिंग जैसी किसी चीज से जुड़े हैं। ये जबरदस्ती वाली चीज है जो हम मान लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा मान लेने से हमें इलास्टिसिटी के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं? कि मतलब जब हम किसी मटेरियल को खींचते होंगे तो मॉलिक्यूल लेवल पे क्या होता होगा? मॉलिक्यूल के कमरे का साइज बड़ा हो जाता होगा, जैसे ही हाथ हटा देते होंगे तो रीगेन कर लेता हो। जब हम किसी बॉडी को प्रेस करते होंगे तो ये पूरे कमरे छोटे हो जाते होंगे मॉलिक्यूल के, है ना। जैसे ही हाथ हटाते होंगे तो बड़े हो जाते हो। मॉलिक्यूल लेवल पे क्या खेल हो रहे हैं, ये विजुलाइज करने के लिए हमने ऐसा कमरा बना लिया है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेने से हमें जवाब मिलने से लगते हैं कि लंबाई वापस क्यों चली गई, है ना। वॉल्यूम कंप्रेस किया, वापस क्यों गेन हो गया। तो बस इसलिए हम ऐसा मॉडल मान लेते हैं। नोट करते जा रहे हैं।
स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया गया तुम लोग? पता ही नहीं करती। एग्जाम तो देने गए होंगे, हाफ ईयरली दिए थे। तो क्या क्या आया था उसमें? उसमें वेक्टर्स था और लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी था, वर्क एनर्जी थी, सर्कुलर मोशन, नहीं बस इतना ही था। नहीं सर, एक आधा चैप्टर और था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कैसा गया पेपर? तो पेपर ठीक था, बहुत अच्छा नहीं, था। तुम्हारा कैसा हुआ? पेपर तो अच्छा ही होगा। हाँ सर, मेरा भी सर ठीक था। उसमें थोड़ा लिखना था, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हाँ, जो आए हाँ। थे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसमें कितने मार्क्स न्यूमेरिकल्स मिले? उन्होंने कम पूछे थे और थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा था। कितने मार्क्स आए? पता नहीं। हैं? हाँ, अच्छा, देखा ही नहीं। नहीं। ये रखा था कि पहले से? जी हाँ। तो कितने लेक्चर गए? एक या ज्यादा डेढ़ लेक्चर का है। नोट कर लिया भाई लोग? तो जब भी हम किसी चीज के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? बदलाव होता है। बदलाव हम तीन तरह के पढ़ने वाले हैं। लंबाई में बदलाव, वॉल्यूम में बदलाव, और ये साइड वाइज डिफ्लेक्शन जो हमने अभी दिखाया उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन साइड वाइज धक्का देके ऊपर वाली सरफेस को नीचे वाली सरफेस से बगल में खिसका देना, है ना, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन। और ये वॉल्यूम को कंप्रेस कर देना या खींच देना, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। किसी को दबा देना या खींच के एक्सपेंड कर देना, दैट इज वॉल्यूम में इजाफा किया या डिक्रीमेंट कर दिया। किसी रॉड को खींच के लंबा कर दो या प्रेस करके, है ना, प्रेस करके उसका साइज छोटा कर दो, तो ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल बदलाव, है ना, लॉन्गिट्यूडनल बदलाव। अब यार बदलाव, हम हमेशा बदलाव को ऐसे सोचते हैं कि यार 2 मीटर का रॉड 2 मीटर 20 सेंटीमीटर का हो गया, 2 मीटर का रॉड तो बदलाव कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। स्ट्रेन बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये स्ट्रेन बदलाव नहीं है। ये थोड़ा समझे जरा, बदलाव और स्ट्रेन में क्या अंतर है। तो अगर कोई कहते हैं यार कि लंबाई एल थी, डेल्टा एल बढ़ गई, तो ये क्या है? डेल्टा एल चेंज है, लंबाई का चेंज है। लेकिन स्ट्रेन ओवरऑल चेंज नहीं होता है, वो फ्रैक्शनल चेंज होता है। और फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा एब्सोल्यूट चीज है, क्योंकि वो ओरिजिनल लंबाई से इंडिपेंडेंट चीज है। जैसे मैं कहूं कि 2 मीटर की लंबाई 2 मीटर 20 सेंटीमीटर हो गई, तो बताओ अगर 1 मीटर होता तो कितना बदलाव होता? यार अगर 2 मीटर में 2 मीटर 20 सेंटीमीटर का बदलाव हुआ है, तो 1 मीटर में 20 सेंटीमीटर का बदलाव होना सेम बदलाव कहलाएगा। अगर तुम मॉलिक्यूल लेवल पे झांको, तो जब भी हम 2 मीटर को 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे गैप में बदलाव आया होगा। नहीं, वही बदलाव अगर 1 मीटर पे आया होता, 1 मीटर के रॉड पे, तो क्या 20 सेंटीमीटर आता? नहीं, 10 सेंटीमीटर। यानी कुछ ऐसी बात है कि यहां पे अगर 10 लोग लाइन से खड़े कर दिए जाएं और कह दिया जाए कि अपने बीच का फासला थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें, है ना, तो ओवरऑल लंबाई, जो लाइन की लंबाई होगी उसमें अंतर आएगा। लेकिन अगर यहीं पे 100 लोग खड़े हों और वो अपने बीच में छोटा छोटा लंबाई का अंतर बढ़ा लें, तो वो लंबाई का अंतर भी ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल लेवल पे अंतर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चेंज को स्ट्रेन नहीं बोलते, फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन बोलते हैं। यानी अगर 2 मीटर में 20 सेंटीमीटर का बदलाव, तो 1 मीटर में वही बदलाव 10 का आएगा अगर मॉलिक्यूल में सेम फासला हो जाए, और 1 सेंटीमीटर पे वो 0.1 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। तो 1 mm में यस 0.01 का अंतर आएगा, 0.1 का अंतर आएगा। तो कुल मिलाकर यार 1 माइक्रोमीटर में 0.1 माइक्रोमीटर का अंतर आएगा, 10% तो है। तो ये जो बदलाव है परसेंट वाला या फ्रैक्शन वाला, वो किसी भी डायमेंशन के लिए हम विजुलाइज कर सकते हैं। इसीलिए हम चेंज को स्ट्रेन नहीं कहते, बल्कि फ्रैक्शनल चेंज को। यानी ये बदलाव डेल्टा एल का हुआ है एल लेंथ में, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा?
बल्कि उल्टा लिख दिया मैंने, डेल्टा एल में डेल्टा एल हुआ है ना, एल में डेल्टा एल हुआ है तो 1 में कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो ये जो डेल्टा एल बाई एल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, बदलाव इन पर यूनिट लेंथ, बदलाव इन पर यूनिट लेंथ। और इस तरह से अगर हमने रिप्रेजेंट किया है तो ये बेटर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या ये फ्रैक्शनल बदलाव अगर 1 मीटर में हुआ है तो एक मॉलिक्यूल लेवल पे भी वो यही रेशियो होगा, जो रेशियो 1 मीटर के लेवल पे होगा वही 2 मीटर के वही मॉलिक्यूल लेवल पे होगा। क्या जनता समझ पा रही है? इसीलिए हमने स्ट्रेन को ऐसे बोला। तो बताओ, अच्छा अगर किसी का वॉल्यूम V था, बाद में घट के V माइनस डेल्टा V हुआ है, या ये पहले V था बाद में बढ़ के V प्लस डेल्टा V हुआ है, तो मैं कहूंगा V में से डेल्टा V का बदलाव है तो फ्रैक्शनल बदलाव कितना होगा, डेल्टा V बाई V। तो ये ऐसे कुछ लोग EL लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो ऐसा EV क्या लिख दिया, वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए। अब जरा शेयरिंग स्ट्रेन को समझते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, जैसे मैं कहता हूं एक ब्लॉक है इतना चौड़ा और उसमें मैंने डिफॉर्मेशन किया है साइड वाइज फोर्स लगा के, ये बदलाव जितना बदलाव यहां है साइड वाइज खिसकाया है, उतना ही साइड वाइज मैंने यहां भी खिसकाया है, जितना इधर खिसकाया उतना इधर खिसकाया। ये लेंथ बड़ी है और ये लेंथ छोटी है। मुझे बताओ मॉलिक्यूल लेवल पे कहां ज्यादा फर्क पड़े होंगे? भाई मॉलिक्यूल के कमरे में तो फर्क पड़ा होगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? कहां मॉलिक्यूल के कमरे पे ज्यादा बदलाव? पहले कमरा ऐसा हुआ करता होगा, नहीं, और जब हमने डिफॉर्म किया तो उसका कमरा टेढ़ा हो गया होगा, नहीं होगा, ऐसा कमरा टेढ़ा हो गया होगा ऐसा। तो यहां के मॉलिक्यूल कमरे में ज्यादा डिफॉर्मेशन नजर आएगा या यहां वाले कमरे पे ज्यादा डिफॉर्मेशन नजर आएगा? मॉलिक्यूल लेवल पे मैं कह रहा हूं कि यस, डेल्टा एक्स एल लेंथ पे बदलाव है और यहां कम लेंथ पे बदलाव है। वही बदलाव यहां बड़ी लेंथ पे है, वही बदलाव यहां कम लेंथ पे है। तो मॉलिक्यूल लेवल पे बदलाव कहां ज्यादा नजर आएगा? जहां लेंथ कम होगी। भाई भले डेल्टा एक्स दोनों में बराबर है लेकिन ये कम लंबाई में एडजस्ट होगा, वो ज्यादा लंबाई, तो यहां ज्यादा मॉलिक्यूल मिल जाएंगे एडजस्टमेंट के लिए और यहां कम मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो क्या यूनिट लेंथ में अगर यही काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एल। डेल्टा एक्स बाई एल, क्या इसको हम टेन थीटा नहीं कहते ज्योमेट्री में, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है। तो मुझे बताओ यहां टेन थीटा और यहां टेन थीटा में कहां टेन थीटा ज्यादा होगा, सेकंड वाले में। तो जहां टेन थीटा ज्यादा वहीं पर स्ट्रेन ज्यादा। क्या जनता समझ पा रही है? मॉलिक्यूल लेवल पे वो स्ट्रेन अगर विजुलाइज करना चाहते हैं। नीचे एक फेस थी, फेस मतलब होता है एक सरफेस थी और एक फेस ऊपर थी, क्या इसको साइड वाइज डिफ्लेक्ट कर दिया गया है ना, इस फेस और इस फेस को साइड वाइज डिफ्लेक्ट कर दिया है। तो ये डिफ्लेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसी का नाम क्या है? तीन तरह के बदलाव की हम लोगों को बात करना है इस टॉपिक में। बदलाव होने को तो और भी तरह के हो सकते हैं, ट्विस्ट भी होता है एक, लेकिन वो सब, जैसे किसी मटेरियल को ट्विस्ट कर दो तो वो अनट्विस्ट होने का प्रयास करता है कि नहीं,
मटेरियल में किसी भी तरह के बदलाव करोगे, किसी मटेरियल को दबा दो, है ना, रबड़ जैसी कोई चीज को दबा दो, हाथ हटाओ तो क्या होता है, वो अपना शेप। तो अब उसके लिए मैथ्स लगाना इतना आसान काम नहीं, इसलिए हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं जिनके लिए मैथ्स इजीली लगाई जा सकती हैं। बात क्लियर है भाई? इसको भी ई शेयरिंग लिख देते हैं। शेयरिंग मतलब शेयरिंग स्ट्रेस, बदलाव के लिए ई एस लिख दिया है। मैंने 3 तरह के बदलाव की बात करी है, तो हमें 3 तरह के कोशिश की बात करना पड़ेगी। अभी मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स नाम दिया था, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो बदलाव होगा। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेस की। स्ट्रेस और डिफॉर्मिंग फोर्स सेम चीज नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने इस रॉड पे जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अगर ये रॉड इतना चौड़ा है जिसका एरिया कुछ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे 10 गुना बड़ा एरिया है, और उसमें भी मैं उतना ही फोर्स लगाऊं, कितना लगाया था अभी, मान लिया 10 न्यूटन लगाया है, और यहां भी 10 न्यूटन लगाऊं, सब मिला के पूरे एरिया में एक मैंने क्वाइन चिपका दिया है और उसकी मदद से मैं इसको खींच रहा हूं। तो बताओ मॉलिक्यूल लेवल पे कहां फोर्स मॉलिक्यूल लेवल पे ज्यादा ट्रांसमिट होगा? यानी एक कमरे पे मॉलिक्यूल के एक कमरे पे मैं जाके देखूं कि कहां ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर मैं कम एरिया में वही फोर्स लगा रहा हूं और ज्यादा इतने सारे एरिया में वही फोर्स लगा रहा हूं, तो मॉलिक्यूल लेवल पे कहां ज्यादा असर पड़ेगा? पहले वाले में। क्या ये समझ पा रहे यार? यानी वही है कि एक गरीब को तुमने फाइन लगा दिया 5,000 रुपए का, और एक अमीर आदमी को 5,000 का फाइन लगा दिया, तो किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? तो ये बेचारे, एक तो मॉलिक्यूल कम है, वो सब मिलके 10 न्यूटन झेल रहे हैं, और यहां इतना बड़ा एरिया मिलके 10 न्यूटन झेल रहा है, तो मॉलिक्यूल के एक कमरे पे फर्क वहां पड़ेगा। तो यहां पर यार फोर्स नहीं अकेले जिम्मेदार है, बल्कि कितने एरिया के मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व हैं। ज्यादा एरिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए, तो क्या एरिया मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? जितना बड़ा एरिया उतने मॉलिक्यूल के कमरे ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल का कमरा समझ रहे हो? मैं वो जो 3 डायमेंशनल कमरा दिखाता हूं, एक मॉलिक्यूल का क्यूब, ऐसे सोच लो कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल का रूम है जिसमें मैं स्प्रिंग जोड़ के दिखा रहा था, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का कमरा है। तो क्या बता, यहां मान लिया ऐसे ऐसे कमरे 1000 हैं, तो यहां वो कमरे 10 गुना है, तो 10,000 होंगे, नहीं होंगे? तो 1000 कमरों में 10 न्यूटन लगाया, यहां 10,000 कमरों में वही फोर्स लगाया, तो पर कमरे में वो असर कितना आएगा? ऐसी कुछ बात है। तो कुल मिला के यार इसको मैं कह रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एक क्रॉस सेक्शन है, तो यार एक क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर मैंने F का फोर्स लगाया है, तो F डिफॉर्मिंग फोर्स है। F क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये स्ट्रेस नहीं है ना? लेकिन अगर मैं स्ट्रेस जानना चाह रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? F बाई ए क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। क्या जनता समझ पा रही है? स्ट्रेस और फोर्स अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी जनता बताए? स्ट्रेन हैज
नो यूनिट। लॉजिक भाई, वॉल्यूम का बदलाव भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नो यूनिट, लेंथ बाय लेंथ नो यूनिट। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फर्दर हमने दो नाम दिए गए हैं, एक है टेंसाइल जब हम खींचते हैं, और एक है कंप्रेशनल जब हम उसको प्रेस करते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? हम किसी रॉड को खींच के लंबा भी कर सकते हैं और किसी रॉड को प्रेस करके छोटा भी कर सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस जब हम किसी को स्ट्रेच करते हैं, और कंप्रेशनल स्ट्रेस कब होगी? जब हम उसको प्रेस करते हैं। दो तरीके से डिफॉर्म किया जा सकता है। क्लियर है? जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करते होंगे स्ट्रेस डाल के, तो यार मॉलिक्यूल के कमरे ऐसे बड़े हो जाते होंगे, ये चार स्प्रिंग खिंच जाती होंगी, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, नहीं? मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक और नाम दिया था, वॉल्यूम में बदलाव। किसी ऑब्जेक्ट के किसी वॉल्यूम पे चारों तरफ से दबाव वाला फोर्स दिया है या खींचने वाला फोर्स दिया है। एरो अंदर की तरफ है दबाव वाला, बाहर की तरफ है मतलब खींचने वाला। तो क्या हमने सब मिला के अगर F का थ्रस्ट दिया है, चारों तरफ से मिला के F क्या है? टोटल थ्रस्ट। ठीक है यार, इसको फोर्स नहीं कहते बल्कि थ्रस्ट कहते हैं। अगर F का थ्रस्ट चारों तरफ से दिया है जिसकी वजह से इसके वॉल्यूम में अंतर आया है, तो F डिवाइड बाई ए, ये F परपेंडिकुलर टू एरिया होना चाहिए, वहां भी एरिया के परपेंडिकुलर था। तो ये कुल मिला के इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन नाम देना था मुझे, नॉर्मल स्ट्रेन, या वॉल्यूम स्ट्रेन भी नाम दे सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस नाम देना था यार, सॉरी सही तो लिखा था, वॉल्यूम स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस नाम दे रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, या जिसमें वॉल्यूम का बदलाव हो, वॉल्यूम स्ट्रेस F बाई ए। तो यार इसमें उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें F बाई ए यानी इस रॉड का ये वाला एरिया लिया जाता है, लेकिन यहां पे क्या है? पूरी बॉडी का एरिया लिया जाता है। ये एरिया किसका होगा? पूरी बॉडी का एरिया होगा जितने में फोर्स लगाया गया है ना? अच्छा यार, फोर्स, इस फोर्स को हम फोर्स अपॉन एरिया को क्या चेंज इन प्रेशर भी बोलते हैं, डेल्टा पी। भाई प्रेशर कैसे डिफाइंड है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो उसी को तो हम प्रेशर भी बोलते हैं, है ना? तो मैंने यहां डेल्टा पी इसलिए लिख दिया है कि कोई भी बॉडी जब एटमॉस्फेयर में होती है तो कुछ ना कुछ प्रेशर ऑलरेडी उसमें पड़ रहा होता है। जब हम मान लिया यहां पे अभी कोई ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो ये ऑलरेडी प्रेशर झेल रहा है या कोई प्रेशर नहीं है? झेल रहा है। अब अगर बदलाव करना चाहते तो और प्रेशर डालेंगे तो उसके अंदर बदलाव आएगा। यूनिट क्या हो गई? ऑब्वियसली यार सारे स्ट्रेस की यूनिट एक ही जैसी होगी, इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शेयरिंग स्ट्रेस में थोड़ा अंतर है यार। अभी तक बताओ, यहां पे जब मैंने फोर्स लगाया तो वो इस एरिया के परपेंडिकुलर था, यहां जब मैंने फोर्स लगाया तो पूरी बॉडी के परपेंडिकुलर था। लेकिन जरा देखो, यहां जो फोर्स लगाया हमने वो इस सरफेस के, टॉप सरफेस के पैरेलल है। अगर ऐसे लगाते तो नॉर्मल होता, साइड में लगाया है तो मैं कहूंगा ये पैरेलल टू द फेस है। नहीं है, मैंने एक फेस नीचे रखी थी और एक फेस ऊपर रखी, और दो फेस को साइड वाइज डिफ्लेक्ट किया है। क्या इस फेस के मुकाबले ऊपर वाली फेस को साइड वाइज डिफ्लेक्ट किया है? तो जो डिफ्लेक्टिंग डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया है वो अलोंग द एरिया है ना, या टेंजेंट टू एरिया है। तो इसकी स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं? टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स किसके टेंजेंट है? तो सरफेस के, है ना? ये अलोंग द सरफेस है, डिवाइड बाय सरफेस एरिया।
टेंजेंशियल फोर्स ये अलोंग द सरफेस है, अलोंग द सरफेस है, और उसी सरफेस का सरफेस एरिया ले लो तो ये क्या बन गया, ये थोड़ा अलग है यार, बाकी दोनों में परपेंडिकुलर एरिया होता था, इस अकेले में ये फोर्स और एरिया एक ही लाइन में है, उसी प्लेन में है। अगर बदलाव लाना है तो ऐसे लंबा लंबा खींचने से कुछ नहीं होगा, साइड वाइज खिसकाओगे तभी उसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेन आ पाएगा। इसका एक मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, बल्कि कर ही देता हूं नहीं तो भूल जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन के अलावा पीडीएफ के भी क्वेश्चन करना है। नोट कर लिया है। तो तीन तरह के स्ट्रेस की हमने बात कर ली, बदलाव की, और ये बदलाव मॉलिक्यूल लेवल पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, यानी जो लेंथ लेवल पे होंगे वही रेशियो मॉलिक्यूल लेवल पे बनेंगे, है ना। और तीन तरह के हमने स्ट्रेस की बात कर ली। हुक्स नाम का साइंटिस्ट, ये न्यूटन से भी पहले के, एक जनरेशन पहले के इंसान है, यानी हुक्स जब बुढ़ापे पे थे तब न्यूटन यंग एज पे थे। उस जमाने के साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था कि विद इन अ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से क्या मतलब है, जहां तक बदलाव करने पर बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेती है, यानी हम अनलिमिटेड बदलाव किसी के अंदर नहीं कर सकते। एक लिमिट के अंदर बदलाव किया है तो वो अपने शेप को, जैसे तुम कहते हो कि यार एक लोहे की पत्ती को थोड़ा बदलाव कर दो तो वो अपना शेप रिगेन कर लेगी, अभी हद से ज्यादा बदलाव कर दो तो वो टेढ़ी हो जाएगी परमानेंटली। जैसे स्प्रिंग, पेन वाली स्प्रिंग के साथ तुमने खिलवाड़ किया होगा कभी ना कभी, थोड़ा खींचा, हाथ हटाया, ओरिजिनल बन गया, और खींचा, ओरिजिनल बन गया। लेकिन और ज्यादा खींच दो तो क्या होता है, फिर नहीं बदलाव, फिर वो उस बदलाव से ज्यादा इंसान के अंदर भी है, थोड़ा सताओ तो आदमी रिएक्ट करता है, और ज्यादा सताओ तो शायद रिएक्ट कर जाए, एक लिमिट से ज्यादा सताओगे तो फिर वो सरेंडर करता है, खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो ऐसी मटेरियल है, एक लिमिट पार कर दोगे तो फिर वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। तो ये कि हल्का ना सताओ, विलन की जिम्मेदारी कि सताओ तो ऐसा सताओ कि दोबारा पनप ना पाए, जरूरत ना पड़े, है ना। उसने कहा यार कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इक्वालिटी लाने के लिए हम एक कांस्टेंट ला सकते हैं E, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा। E को हम क्या बोल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यानी अगर मैं कह दूं कि सेम स्ट्रेस पे जिसमें कम बदलाव होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। ध्यान देना यार, सेम स्ट्रेस पे जहां स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन मतलब बदलाव कम होगा, यानी अगर कोई कहते हैं रबर और स्टील में ई किसका ज्यादा होगा, ई रबर और ई स्टील में किसका ई ज्यादा होगा, स्टील का। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेन कम होगा। क्या जनता समझ पा रही है भाई? रॉड में, रबड़ में थोड़ा फोर्स लगाओ तो बदलाव बड़े हो जाते, लेकिन लोहे में बदलाव करना चाहो तो फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस बहुत लगाना, स्ट्रेन जरा सा होगा। तो ई किसका ज्यादा होगा? रबर का। ये ई केवल उसकी टाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। कौन ज्यादा टाइट, जिसको बदलना मुश्किल हो, उसका ई क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग में, के, तो जो टाइट स्प्रिंग होगी उसका के ज्यादा होगा। ऐसे ई किसका ज्यादा होगा? बात क्लियर है? तो यार ये तो पुराने जमाने के इंसान थे, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत बारीक बातें नहीं करी थी। बाद के साइंटिस्ट ने बारीक बातें करी है ना। यंग्स ने लंबाई को लेके बदलाव किए थे, बल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, शेयरिंग भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है जिसने भी किया हो। यंग जरूर साइंटिस्ट का नाम है, इसने लंबाई बदलाव को लेके एनालिसिस करी थी। तो इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम क्या बन गया? यंग मॉडुलस। यानी कुछ नया नहीं, उन्होंने बस इसी का फॉर्मूला उठाया और अपना नाम चिपका दिया है ना, यंग मॉडुलस। उसमें बस स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए और स्ट्रेन भी, यानी इन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया था, वो सबके लिए काम कर रहा है। बट अब ये पर्टिकुलर किसकी बात चल रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर बल्क मॉडुलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। अरे अभी थोड़ा देर पहले हमने वॉल्यूम स्ट्रेन की बातें करी थी है ना, किसी चीज का वॉल्यूम बदलने वाली बातें करी थी। अगर हम ताकत लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये हो गया। और तीसरी बात हमने क्या करी थी? शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन मतलब कि हमने कहा था कि यार ऐसी बॉडी है, उसको हमने साइड वाइज डिफॉर्म कर दिया है, ये ठीक है। तो तीन नए नाम इन्वॉल्व हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें स्ट्रेस होगा एफ बाई ए और लंबाई का चेंज डेल्टा एल बाई एल होगा। तो वाई बराबर क्या बन गया? ऐसे लंबाई के बदलाव की बात चल रही है तो ये लगेगा, वॉल्यूम के बदलाव की चल रही तो ये लगेगा, है ना। मैंने यार स्ट्रेस और स्ट्रेन पिछले वाले जो अभी पढ़ा था वहां से उठा के रख दिया है। स्ट्रेस एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, यहां क्या होता था? एफ बाई ए को हमने नाम दे दिया था डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी बाई बी, है ना। यहां पे कई बार ऐसा होगा कि डेल्टा बाई बी पे मैग्नीट्यूड ना लगा होगा, ऐसे केवल ऐसे लिखा होगा तो एक माइनस साइन भी दिया जाएगा। कारण कि जब भी हम किसी चीज में प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? और घटता है तो डेल्टा बी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक माइनस और लगाते हैं, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट, ना यंग ना बल्क ना मॉडुलस ऑफ रेट, ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें डेल्टा बी नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा दिया है, तो कैसा बन गया? पॉजिटिव। क्लियर है? शेयरिंग मॉडुलस मैंने कहा एफ का फोर्स लगाया, ए का ये एरिया है, ये टेंजेंशियल एरिया होता है, और डिवाइड बाई क्या डेल्टा एक्स बाई एल को हमने क्या नाम दे दिया था? एफ बाई डेल्टा एक्स बाई ए, यानी एक्स बाई ए को हमने क्या नाम दे दिया था? डेल्टा एक्स बाई एल का नाम दे दिया था टेन थीटा। तो एफ बाई ए अपॉन टेन थीटा, ये शेयरिंग का हो गया। ये तीनों मॉडुलस, तीन तरह के बदलाव जो हम पढ़ने वाले हैं उनके तीन तरह के नए नाम आ गए हैं, तीन तरह के मॉडुलस आ गए हैं, ठीक है। एक नाम आया है कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का उल्टा है कंप्रेसिबिलिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जितनी टाइट स्प्रिंग उसका ई उतना ज्यादा होगा, जितना टाइट ऑब्जेक्ट है उसको कंप्रेस करना उतना मुश्किल होगा। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जो लचीला होगा, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा। तो जिसका बल्क मॉडुलस, अब यहां नाम क्या हो गया है? बल्क मॉडुलस। तो मैं कहूं जिसका बल्क मॉडुलस कम होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी
तो यार कंप्रेसिबिलिटी सिंपली 1 बाई बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ये नाम उसी हिसाब से रखा गया है। बल्क मॉडुलस या यंग मॉडुलस या कोई भी चीज, कोई भी मॉडुलस टाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। टाइट तो यंग मॉडुलस ज्यादा, टाइट तो बल्क मॉडुलस ज्यादा, और उसका उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस के उल्टा का नाम रखा गया है कंप्रेसिबिलिटी, इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं दिया गया है, तो ऐसी कंप्रेसिबिलिटी लिख देते। तो अगर कल को कोई कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला पूछे तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, डेल्टा पी नीचे पहुंच जाएगा, डेल्टा वी ऊपर चला जाएगा, और वी नीचे चला जाएगा, और एक माइनस आ जाएगा। तो हम लोगों ने यार 3 तरह के बदलाव में स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन किया पहले तो, और अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हमने नाम दे दिया है। लंबाई के बदलाव तो यंग मॉडुलस, वॉल्यूम का बदलाव तो बल्क मॉडुलस, और साइड वाइज डिफ्लेक्शन तो शेयरिंग मॉडुलस। हुक्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, अब ये 3 स्टेटमेंट उसी से बन गए हैं। सिंबल हुक्स ने ई दिया था, अब वहां वाई आ गया, यहां बी आ गया, और यहां ईटा आ गया है, इसको ईटा पढ़ते हैं। तो अब यार इलास्टिक, इन फॉर्मूलों पे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तो कर ही लोगे यार। इस पे अब क्या है कि इस स्टेज पे हम आ चुके हैं कि बहुत फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कराने की मुझे जरूरत नहीं लगती है, तुम्हें करना ही चाहिए। खैर, इस पे अप्लाइड बातें हम लोग करेंगे। एक चीज हम लोग करने वाले हैं, स्पेशली लंबाई बदलाव के लेके किसी मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर समझने वाले हैं। इलास्टिक बिहेवियर भले हम लंबाई से समझेंगे, लेकिन वो हर तरह के बदलाव में, हर तरह के डिफॉर्मेशन में लगभग वैसे ही काम करता है। इसलिए इजी तरीका किसी की लंबाई खींचना होता है ना, किसी का लंबाई खींचना सबसे आसान काम होता है, तो उसी के जरिए हम लोग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल समझने वाले हैं। एक ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ बिहेवियर बताना, कैरेक्टरिस्टिक बताने में सक्षम होता है, हम हर स्टेज को महसूस कर पाते हैं। तो यार यहां मैं किसके किसके बीच में ग्राफ बनाने वाला हूं? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। वैसे तो यार स्ट्रेस इंडिपेंडेंट चीज है, क्योंकि स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन आता है, यही सत्य है। या स्ट्रेन पहले होता है, स्ट्रेस बाद में आता है? पहले स्ट्रेस होता है। भाई सीधी बात, ताकत लगाओगे तो बदलाव आएगा नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि बदलाव आया है तो ताकत लगी होगी, ऐसे रिवर्स ट्रू है, मगर शुरुआत कहां से होती है? खैर, तो यार कायदे से एक्स एक्सिस में ताकत होना चाहिए था, और वाई एक्सिस में बदलाव, यही ज्यादा अच्छा लगता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कहां होना चाहिए? एक्स एक्सिस में। लेकिन पता नहीं इस क्यों इस ग्राफ को उल्टा ही बनाया जाता है। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि स्ट्रेस यहां है, स्ट्रेन यहां है। कुछ कारण होंगे जो शायद थोड़ा बहुत समझ में आए ग्राफ बनाने के बाद। तो यार अब हमें तो महसूस करना है, इतना स्ट्रेस कोशिश, इतनी कोशिश, इतनी कोशिश, तो स्ट्रेन कितना, बदलाव को यहां सोचना है। तुम यार एक्स एक्सिस जैसे सोचते थे एक्स के लिए वाई, तो तुम एक्स इधर मान लो, वाई इधर मान लो, तब भी तो तुम ग्राफ बना ही सकते हो। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। तुमने इतना स्ट्रेस लगाया, इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतना, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। क्या स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है तो वो लाइन ग्राफ बनना भी चाहिए। अरे क्या हमने स्ट्रेस बराबर ई टाइम्स स्ट्रेन पढ़ा है कि नहीं? तो y बराबर mx ग्राफ होना भी चाहिए। लेकिन क्या ये अनलिमिटेड स्ट्रेन के लिए काम करता है? नहीं, एक लिमिट के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी काम नहीं करती, और उसके बाद अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन ना बन के कैसा बनना चाहिए? कर्व बनेगा, है ना। ये मैंने कुछ नाम दिए हैं, जरा इसको ध्यान दें, जरा मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ए के बाद ये ग्राफ कैसा हो गया है? कर्व। ए से बी तक कैसा है? कर्व। बी से सी तक कैसा है? कर्व है। सी आगे भी कैसा है? कर्व है। ठीक है। ओ से ए तक ग्राफ हुक्स के नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन ग्राफ है। लेकिन यार ओ से बी में क्या वो हुक्स नियम का पालन नहीं कर रहा है? लेकिन ऐसा देखा जाता है, हुक्स का मानना था इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है
कि इलास्टिसिटी लिमिट और आगे तक है, बी तक है। यानी अगर तुम इतना स्ट्रेस लगा के हाथ हटा लो तो बॉडी अपना शेप वापस ले लेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां तक तुम फोर्स लगाओ और हाथ हटा लो तो भी बॉडी अपना शेप ले लेगी। यानी यार प्रोपोर्शनलिटी वाला पॉइंट और इलास्टिसिटी एंड होने वाला पॉइंट सेम नहीं है, जैसा कि हुक्स ने कहा था। प्रोपोर्शनलिटी खत्म होने वाला पॉइंट कौन सा है, ए ग्राफ में, और स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी खत्म होने वाला पॉइंट क्या है, बी। तो पॉइंट बी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ए से बी के दौरान, क्या ए से बी के दौरान स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, बट वो इलास्टिक तब भी होता है। क्या बी तक की कहानी समझ में आई है? ओ से ए तक इलास्टिक भी है, प्रोपोर्शनल भी है, और ए से बी तक इलास्टिक है, प्रोपोर्शनल नहीं है, और बी के बाद ना प्रोपोर्शनल है। अब तो प्रोपोर्शनलिटी वैसे ही खत्म होना है। तो यार एक जनरल पॉइंट बीच में सी उठा लिया है, वहां इलास्टिसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर तुम इतनी ताकत लगा के, इतना स्ट्रेस लगा के हाथ हटा लोगे तो मत उम्मीद करो कि बॉडी अपना शेप रिगेन कर पाएगी। यानी छोटे मोटे झटके इंसान बर्दाश्त कर सकता है, उसकी औकात से ज्यादा तुमने बदलाव कर दिया तो फिर वो संभल नहीं पाएगा। बात समझ रहा है? ये है कि जैसे मान लिया कि तुम रोज 1000 रुपए कमाते हो और तुम्हारी लाइफ में झटका आया कि तुम्हारा 1 लाख का नुकसान हो गया, तो ठीक है, तुम संभाल ले जाओगे। 1000 रोज कमाते हो तो साल का 3 लाख 4 लाख हो गया, 1 लाख का झटका लगा है तो शायद तुम संभाल ले जाओगे। लेकिन अगर 10 लाख का झटका लग जाएगा तो उसकी लाइफ खत्म। क्या जनता समझ पा रही है? यही है मतलब कि इतना ज्यादा अगर किसी ने ताकत लगा दिया तो गरीब खत्म, वो सॉलिड अब अपने आप को वापस अपनी स्थिति में नहीं ला पाएगा। तो वही है दुनिया में जो है, वही मटेरियल के अंदर है। मटेरियल से ही तो हम बने हैं यार, तो कुछ तो बिहेवियर मटेरियल जैसा होगा ही। अच्छा, एक और बात होती है कि जब हम कोई थोड़ा बहुत अपराध हमारे अगेंस्ट करता है, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस देता है, तो हमारे अंदर स्ट्रेन आता है, तनाव आता है। स्ट्रेन मतलब वही तनाव को डिनोट करता है। छोटे मोटे स्ट्रेस दिया, तनाव आया, और तनाव के साथ साथ हम अपोज भी करते हैं। हम नहीं अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। वो अपोज क्या है कि बॉडी जैसी हटाओगे तो हम अपने आप को वापस ओरिजिनल स्थिति में ले आते हैं। तो तुम देखोगे यार ग्राफ यहां से बी तक स्ट्रेन बहुत छोटा हो रहा है, मतलब ताकत लगाई जा रही है बट बदलाव बहुत कम हो रहा है। बदलना ही नहीं चाहता आदमी, अपने इनर्शिया में रहना चाहता है। लेकिन इस लिमिट के बाद, बी पॉइंट पार होने के बाद जरा देखो, तुमने इतना सा स्ट्रेस बढ़ाया है मगर स्ट्रेन इतना ज्यादा बढ़ गया। यानी अगर तुम लिमिट पार कर दोगे ना, तब फिर वो इंसान बदलने लगता है। यानी मेहनत की लिमिट पार करना पड़ेगी, तभी तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेस तुम्हें लगता है आज बड़ा स्ट्रेस हो गया इतनी पढ़ाई करके, और तुम्हें लगता है ये लिमिट है, दैट इज नॉट द लिमिट। अगर तुम्हें बड़े बदलाव करना है तो तुम्हें उस लिमिट के भी आगे निकलना पड़ेगा। तुमने एक स्टेटमेंट सुना होगा हमेशा यार कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब कि कोई अगर ये सोचता है कि कोई तरीका तो एग्जिस्ट करता होगा जिससे कम मेहनत में नीट निकल आए, तो ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं क्लियर कर दूं बिल्कुल कि शायद कोई, पता है लोगों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि यार शायद उसको नहीं समझ में आया होगा कि ये भी तो एक तरीका है नीट निकालने का। तो मैं कहता हूं वो गलत तरीका है। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो ऐसा कोई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें अनलिमिटेड मेहनत वैसी ही करना पड़ेगी जैसा इससे पहले वालों ने करी। 600 नंबर पाने के लिए हमें यार इस लिमिट को पार करना है कि जब हमारे स्ट्रेस, अब थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे ना तो तुम्हारा गेन बहुत बढ़ जाएगा। बात समझ रहा है? जब जिम में कोई 5 किलो 10 किलो पे एक्सरसाइज करता है तो बदलाव, फिजिकल बदलाव नजर नहीं आते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई 40 किलो 50 किलो के स्ट्रेस लेने लगता है ना तो फिर बदलाव नजर आते हैं, जैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं। मगर तुमसे मुझे उम्मीद है कि यार तुम लोग अपनी पढ़ाई में उस लिमिट को पार करोगे। यार ये इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे यार? मैंने तुम्हारी एज में बहुत मेहनत करी थी, ऐसा नहीं है यार, बहुत मेहनत करी थी। मतलब जितना उम्मीद कर सकते, मतलब गांव में पढ़ाई करी थी। कहाँ? वहां पे उस स्कूल में ना मैथ्स का टीचर था, ना फिजिक्स का था, ना खुद से सारी पढ़ाई करी। उसके बाद
फिर जब मैं बाहर आया पढ़ने शुरू किया तो पता चला यार कि मैं वहां अंधों में काना राजा था, यहाँ सब 2 आंखों वाले हैं। तो फिर मैंने 2 आंखों वालों से भी मुकाबला किया काना होते हुए। काना मतलब 1 आइड। हाँ, तो शहर में जब मैं आया तो मुझे पता चला यहाँ तो सबकी 2 आंखें हैं, लेकिन मैंने उनके मुकाबला भी किया। फिर तो यही है कि यार अब तुमसे ही उम्मीद है कि यार तुम लोग मुकाबला करते हुए इस लिमिट को पार कर जाओ तो बदलाव बड़े होंगे। इसको अगर है पॉजिटिव सेंस में लो। अभी वो गरीब वाले और सताने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो मैं कहूंगा ये तो गलत बात है यार, इतना किसी पे जुल्म क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया यार इलास्टिसिटी। अच्छा, सबका अपना होता है टॉलरेंस कि हम अभी नहीं कर पाएंगे यार, हमने कभी नहीं झेला, हम नहीं झेल पाएंगे, वो भी होता है। तो सी में इलास्टिसिटी खत्म हो गई यार, अब बदलाव बहुत जबरदस्त हो रहा है। अब ये परमानेंट बदलाव है, नहीं होता कि थोड़ी पढ़ाई करते हैं सर सब भूल जाते हैं। भूल जाते मतलब क्या, जैसे तुम्हारा स्ट्रेस खत्म होता है तुम्हारा स्ट्रेन भी खत्म हो जाता है, यानी तुम इस जोन में जी रहे हो। वो परमानेंट दिमाग में रह जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे यार तुम लिमिट पार करो यार, फिर देखो यार इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो रहने लगता है दिमाग में। वो लिमिट पार करना है भाई। ठीक है यार, इसकी क्लिप निकाल लेना भाई, मोटिवेशन। तो अब क्या है, सी से डी। सी से डी में देखो यार, सी से डी में एंड फर्दर स्ट्रेन चेंजेस रैपिडली फॉर स्मॉल स्ट्रेस। ये रैपिडली आ नहीं पाया है ना। डी के बाद, डी के बाद डी एक पॉइंट दिया गया है जिसका नाम रखा है अनलिमिटेड टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट का मतलब क्या, अब एक मटेरियल की एक लिमिट है, इससे ज्यादा स्ट्रेस तुम उस, वो मटेरियल की ही लिमिट है, इससे ज्यादा तुम स्ट्रेस डाल दोगे तो वो टूट जाएगा। तो इस लिमिट तक किसी को नहीं पहुंचना चाहिए, ये खतरे वाली लिमिट है। यहां तक पहुंच गया मतलब नहीं, तुम सुनते हो यार कोटा में एक आध हर साल लटक जाते हैं, तो वो इस स्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं। तो मैं कहता हूं यार यहां तक ना पहुंचो। लेकिन अब कुछ लोग कंफर्ट जोन में कहां तक बने रहना चाहते हैं, यहीं तक बने रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं ये लिमिट है, नहीं ये लिमिट नहीं है यार, यहां से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर परमानेंट बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। परमानेंट बदलाव चाहिए यार यहां पे। अब कुछ लोग यहीं पे सोचते हैं कि बस ये लिमिट है, इससे ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, इससे ज्यादा मेहनत करी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। नहीं यार, नहीं आओगे यार, वो स्टेज बिल्कुल अलग है यार, और वो लाखों में किसी एक के साथ होता है यार। तो अब क्या यार, ये सच है यार दुनिया का, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ तो लाइफ के किसी स्ट्रगल में ब्रेक हो जाता है यार। जो ये हादसे होते हैं, मेरा मानना है कि अगर स्ट्रेस झेलना हमें सराउंडिंग से सीखना पड़ेगा, और जो लोग लटक जा रहे हैं वो हार मानने वाले लोग हैं, बात समझ रहा है। और वो अभी नहीं तो जिंदगी में उससे ज्यादा स्ट्रेस कभी ना कभी और आएगी, तब क्या होगा। भले वो नाम दे दें कि नहीं यार कोटा में, वो कोटा इज द फैक्ट्री जहां पे आदमी के साथ बच्चों के साथ शोषण होता है, ऐसा नहीं है यार। शोषण जरूरी है यार लाइफ में, जब तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा क्षमता है तब नहीं शोषण होगा तो कब होगा यार। अभी इस एज में तुम अपने अंदर जितना चाहो बदलाव ला सकते हो, जितना भी पोटेंशियल डेवलप करना है, वो सबसे सही एज है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं यार, तुम्हारे अंदर जो स्टेमिना है उसके सामने ये कोई मेहनत नहीं है यार। तुम उससे बहुत ज्यादा के लिए बने हो, पार करो यार। बस यहां तक, जब यहां तक जाने लगो तो डिस्कशन करना शुरू कर देना, मेरे से करो, पेरेंट्स से करो, यहां तक नहीं पहुंचना यार। लेकिन हाँ, तुम्हें अभी पता ही नहीं है तो एक्सप्लोर करो यार। पता ही नहीं है कि तुम्हारा वो डी पॉइंट कहां है, ठीक है। एंड फर्दर अप टू डी स्ट्रेन चेंजेस रैपिडली फॉर स्मॉल चेंज ऑफ स्ट्रेस। पॉइंट डी क्या है, अच्छा डी आने से ठीक पहले, डी आने से ठीक पहले फिर से एक बार मटेरियल अपना थोड़ा जोर लगाता है। तुम देखो यार, अब यहां थोड़े स्ट्रेस पे उतना भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं है। देखो यहां इतने से स्ट्रेस पे इतना ज्यादा स्ट्रेन हुआ था, और अब यहां इतने स्ट्रेस पे थोड़ा कम स्ट्रेन है। मतलब कहने का नहीं, कहते दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से भभकता है, ये वही है कि अब एक बार फिर से वो रेजिस्टेंस शो करता है ना। तो वो दूसरी स्टेज आएगी जब फिर से स्ट्रेस बढ़ने लगे, थोड़े स्ट्रेस पे बदलाव ना नजर आए, तो उससे पहले तक रुक जाना है, बस यही है। बात क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर ले, ये मटेरियल के हैं, है ना, और काफी हद तक तुम्हारे
ऊपर वाले स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। एक पॉइंट दिया है, जब आदमी इस थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है तो फिर वो टूटता नहीं यार, वो जगह जगह से क्रैक हो जाता है। आदमी नहीं, सॉरी, मटेरियल की बात कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट को पार कर जाता है तो जगह जगह से क्रैक हो जाता है। क्रैक होने का मतलब कि अब कहीं से भी टूट सकता है। अब उसके बाद कम ताकत भी लगाओगे ना तो वो टूट जाएगा। वो ब्रेकिंग नजर आने लगती है यार मटेरियल के अंदर कि यहां से देखो अब चटक गया है, जिसको कहते हैं चटक गया, बस अब टूटने में ज्यादा ताकत नहीं लगी। फिर थोड़ा भी ताकत लगाओगे तो वो टूट जाएगा। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट पार करने के बाद ये संभावना होती है कि अब इसका टूटना तय है। तो अभी कोई अगर टेंसाइल स्ट्रेस पार कर गया है तो मेरे से बात कर सकता है, वरना यार मैं कहूंगा अभी अब और बढ़ाओ, ये कोई लिमिट नहीं है। क्या हो गया? हैंग कर जाएगा यार, बीच में उंगली मत करो उसमें। क्या हो गया? क्या है? अच्छा, बार बार रुक रहा है क्या? ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जब नाम दिया है तो टेंसाइल से मतलब है खिंचाव के लिए, है ना। तो क्योंकि ये पूरा ग्राफ खिंचाव के लिए बनाया गया इसलिए उसका नाम रख दिया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो वैसे तो हमने ये खींच के लंबाई खींचने को लेके ग्राफ बनाया है, बट लगभग हर तरह के बदलाव में मटेरियल का बिहेवियर यही होता है। मटेरियल क्या, सबका बिहेवियर ऐसे ही होता है, इंसान का बिहेवियर यही होता है, जुर्म का बिहेवियर भी यही होता ही है। तो ये है यार। अच्छा, यहां ग्राफ को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। बी पॉइंट वो जगह थी जहां के बाद ग्राफ कैसा हो गया था, इनइलास्टिक। इससे पहले कैसा था? तो यार ग्राफ के इस पोर्शन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन ऑफ द ग्राफ। तो इस रीजन को हमें क्या नाम देना चाहिए? इलास्टिक का उल्टा प्लास्टिक रीजन ऑफ द ग्राफ, ये नाम रखा गया बस। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से ग्राफ को बनाते भी वर्टिकल हैं, ऐसे बनाते हैं, स्ट्रेस इधर स्ट्रेन इधर, ताकि इधर इधर पे डिवाइड कर पाए, है ना। वरना अगर उल्टा बनाते, मान लिया स्ट्रेस इधर होता स्ट्रेन इधर होता, तो ग्राफ पता है कैसे जाता, फिर हमें ऐसी लाइन खींचना पड़ती कि यहां इलास्टिक और वहां, तो ऐसे थोड़ा ठीक लगता है। तो अब तीन तरह की इलास्टिसिटी हमने पढ़ी है, तीन तरह के इलास्टिक फॉर्मूले पढ़े हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की होती है तो किसकी होती है? यंग्स मॉडुलस। ज्यादातर क्वेश्चन यंग्स वाले मिलेंगे। बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमें ज्यादा काम किसमें करना है? यंग्स वाले में, उसी पे क्वेश्चन और अप्लाइड थ्योरी बनाई जाती है। तो यंग्स वाले को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उस पर क्या क्या और संभावना है वो सारी करते हैं। तो यार यंग मॉडुलस में हम क्या बातें करने वाले हैं, तो कर चुके हैं कि अगर कोई ओरिजिनल लंबाई L है और रॉड को हमने खींच के लंबा कर दिया तो लंबाई L प्राइम हो गई, या अगर मैंने खींच के लंबा किया है तो टेंसाइल स्ट्रेस लगाई है, और अगर उसका लेंथ कम कर दिया है तो मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाई है। दोनों ही केस में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर क्या? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन।
और स्ट्रेस क्या होता है? हाँ बता, लंबाई बदलाव में डेल्टा एल बाई एल, और स्ट्रेन क्या होता है? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है एफ बाई ए, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई। इसको यहीं लगा दिया करो यार, कई बार इधर उधर ढूंढना पड़ जाता है। इस फॉर्मूले को मैं एक नए अंदाज में लिखने वाला हूं, जरा देखें। एफ इंटू डेल्टा एल बाई एल बराबर क्या? ये क्या है? इसका नाम वाई था ना भाई, इसका नाम यंग मॉडुलस था ना भाई। हाँ भाई, यंग मॉडुलस इक्वल टू एफ बाई ए। तो एफ बराबर बन गया क्या? वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। यार इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें एक चीज की याद आएगी, एफ बराबर के एक्स। यहां डेल्टा एल लंबाई में हुआ बदलाव है, और एक्स भी यहां क्या होता था? लंबाई में बदलाव। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब कोई स्प्रिंग को हम लोग एक्स खींच देते हैं या एक्स कंप्रेस करते हैं, तो यार एजेंट को या स्प्रिंग को, स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाती है और एजेंट को उसके खिलाफ फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं? और ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब किसी रॉड को हमने खींच के लंबा कर दिया है। तो क्या बता, उस केस में एफ इधर काम करता है और रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगता है? मटेरियल चाहता है कि वापस जाए। क्या ये बिहेवियर बिल्कुल स्प्रिंग वाला ही बिहेवियर तो है? नहीं। और अच्छी बात क्या है कि फॉर्मूला भी यार उसी लुक का है। मुझे बताओ, एक मटेरियल का यंग मॉडुलस, एरिया और लेंथ, तो ये तो यार गिवन डेटा है ना। क्या कोई गिवन रॉड के लिए ना वाई बदलता है ना एल बदलता है ना, बस डेल्टा एल बदलता है, सच दैट कि डेल्टा एल बदलेगा तो एफ बदलेगा। यार एफ को दो सेंस में ले सकते हैं यार। एफ खींचने वाला फोर्स है एजेंट का, और एफ क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि मटेरियल एजेंट के खिलाफ है और एजेंट मटेरियल के खिलाफ है। तो ये दोनों चीजें यार, एफ क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, बस माइनस लगा देते थे कि अगर एक्स राइट है तो फोर्स रीस्टोरिंग कैसा होता है? लेफ्ट। माइनस माइनस के चक्कर पालना नहीं चाहता हूं, इसको तुम एजेंट का मन में लाओ और वही रीस्टोरिंग के बराबर होता है, बस साइन का अंतर होता है। क्या जनता समझ पा रही है? तो क्या हम फॉर्मूला यही याद रखें, क्योंकि स्प्रिंग पे हमने बहुत काम किया है, और बस अलग से क्या लिख दें? के बराबर क्या? वेयर के बराबर वाई ए बाई एल, तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? क्योंकि जो जो स्प्रिंग के लेके हमने बातें कर रखी हैं उसका हम सीधे सीधे माइलेज ले लेंगे, फायदा ले लेंगे, अगर हम इस नजरिए से फॉर्मूला याद रखते हैं कि एफ बराबर के एक्स होता है, और के का फॉर्मूला क्या होता है? वाई ए बाई एल होता है, जहां वाई यंग मॉडुलस है मटेरियल का, मटेरियल पे डिपेंडेंट चीज है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो रॉड का दिया ही होगा। एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। तो जब तक रॉड नहीं बदलोगे तब तक ये तीनों पैरामीटर, तब तक के नहीं बदलेगा, ना वाई बदलेगा ना ए बदलेगा ना, है ना? फॉर गिवन रॉड या वायर, के बराबर वाई ए बाई एल, वो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो बस यार यही याद रखो, एफ बराबर क्या? के एक्स। ये नया नजरिया लाएं पहले तो, है ना, और अब इस नए नजरिए का हम लोग फायदा उठाएं। अगर एक स्प्रिंग में अगर m का मास लटका दिया जाता है तो उसमें कितनी लंबाई बढ़ती है? हाँ, एक वायर में m मास लटका दिया जाए, थिन वायर में, तो कितनी लंबाई बढ़ती है? याद है यार, हम लोग क्या लिखते थे? स्प्रिंग का फोर्स के एक्स और नीचे लगने वाला क्या? mg। तो क्या के एक्स बराबर क्या होता था? mg। तो x बराबर क्या होगा? mg बाई के। तो यार यहां बस k की जगह क्या लिख देना है? अरे k की जगह क्या लिख देना है? वाई ए बाई एल। नहीं,
क्या ये बिल्कुल हम लोगों ने स्प्रिंग में पहले से पढ़ रखा है कि नहीं? हाँ वाई है। स्प्रिंग को लेके हम लोगों ने इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की बातें करी हैं, अगर किसी को याद हो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अभी हाल ही में हमने एसएचएम पढ़ा है, तो हमने स्प्रिंग के अगेंस्ट एसएचएम की बातें करी हैं, नहीं करी? टाइम पीरियड बराबर क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो अब किसी कारण से के बदल जाए तो टाइम पीरियड भी, चलो इतनी बात पहले नोट कर लें। तुम बताओ जरा, दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो के इफेक्टिव क्या होता था? याद है यार, के इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता था? K1 प्लस K2। अगर मुझे इसका Y1 पता है, L पता है, L1 पता है, इसका Y2 पता है, L2 पता है ना, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो बता इसका के इफेक्टिव कितना हो गया? प्लस Y2 A2 बाई L2। नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसे भी अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं जिसमें लेंथ सेम, जैसे एक रॉड ऐसा रख दिया, एक रॉड ऐसे रख दिया और हमारा ब्लॉक टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए जनरल बात लिख देते हैं। अब एल सेम हो तो क्या नहीं समझ पाओगे? एरिया सेम है तो नहीं समझ पाओगे, बाहर निकल आएगा। अब इसमें यार एक और बात करी जाती है कभी कभार, ये बात तभी की जाएगी जब L1 L2 क्या हो? सेम हो। L1 L2 जब सेम हो तो हम दोनों का नाम क्या रख सकते हैं? L। तो पूछा जाएगा फाइंड के इफेक्टिव। क्या पूछा जाएगा? के इफेक्टिव बताओ। तो यार ऐसी सिचुएशन में जब रॉड की लेंथ क्या है? सेम है, तो हम उन दो रॉड की जगह क्या एक इक्विवेलेंट रॉड सोचेंगे? है ना, एक इक्विवेलेंट रॉड सोचेंगे तो कितनी लंबाई का सोचेंगे? L लंबाई का। जब पहले की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ है, तो इफेक्टिव रॉड भी कितनी लंबाई का सोचोगे? L लंबाई का। दूसरी बात, एरिया कितना सोचोगे? यस, क्योंकि यार इसमें A1 एरिया मॉलिक्यूल में है, इसमें A2 एरिया मॉलिक्यूल में है, तो क्या जितने मॉलिक्यूल वहां हैं यहां भी उतने होंगे, तभी तो इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो ये हमने एरिया कितना ले लिया है? A1 प्लस A2। और क्योंकि इन दो के K अलग अलग थे, इसका K K1 था और इसका K Y1 Y2, सॉरी, क्या Y1 Y2 दोनों के अलग अलग थे, और मैं इसका Y इफेक्टिव लाना चाहता हूं। K इफेक्टिव तो निकाल चुके हैं, जस्ट अ मिनट, मैं क्या निकालना चाहता हूं? फाइंड Y इफेक्टिव। मैं Y इफेक्टिव लाना चाह रहा हूं, तो जनता बताए, मैं इसी फॉर्मूले में इसका K इफेक्टिव क्या लिख सकता हूं? इसका K1 अगर लिखना मुझे तो क्या लिखूंगा? Y इफेक्टिव इंटू A1 प्लस A2 डिवाइड बाई क्या? L। अब उसी K इफेक्टिव को फॉर्मूले में, यहां से देखो जरा, इसी K इफेक्टिव के फॉर्मूले में मैं लिखने वाला हूं Y इफेक्टिव A1 प्लस A2 बाई L, और ये किसके बराबर लिख दूंगा? Y1 A1 बाई L, Y2 A2 बाई, यार जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो L पक्के तौर पे
सेम लेना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन मीनिंग नहीं बन पाएगा। तो y इफेक्टिव कितना आ गया, y1 a1 y2 a2 डिवाइड बाई a1 प्लस, अब कोई कह सकता है सर a1 a2 भी तो सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर a1 a2 भी सेम हो जाए तो ये आंसर आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। सही बात है, बिल्कुल हो सकता है, बट पूरी बात ये समझ में आना चाहिए। अच्छा एक और ये बताओ, ये दोनों ऐसे जुड़े हैं तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, और ये यार ये भी पैरेलल है। ये मैं कई बार बताने की कोशिश कर चुका हूं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे दो रॉड के इफेक्ट में अगर है यहां और यहां, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। कारण यहां ब्लॉक खिसकाओगे तो दोनों खिंचेंगे और लेफ्ट फोर्स लगाएंगे, यहां ब्लॉक खिसकाओगे तो एक खिंचेगा लेफ्ट फोर्स लगाएगा, एक दबेगा वो भी लेफ्ट फोर्स लगाएगा, तो दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा है। सीरीज आने वाला है, सीरीज ऐसे नहीं होता है, सीरीज अलग होता है, उसमें ब्लॉक सेंटर पे नहीं लगा होता है, उसमें ब्लॉक साइड पे लगा होता है, स्प्रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, वो आएगा सीरीज में। ये दोनों ही पैरेलल हैं। अच्छा अब इसमें कोई एसएचएम की बातें करें, बदर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ ब्लॉक हमने क्या पढ़ा है, 2 पाई अंडर रूट। सोचो उस ब्लॉक का मैं एसएचएम कराऊं, हल्का सा खींच के छोड़ दूं, ये इलास्टिक रबड़ जैसी चीजें हैं, लेकिन रबड़ कंप्रेस होने वाली, अभी थोड़ा और फ्लेक्सिबल बातें करना पड़ेंगे हमें। 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है, तो के इफेक्टिव की जगह क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। और K1 K2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, गामा क्या है, अरे वो क्या है, ये मॉडुलस वाला अल्फा बीटा गामा, वही वही। तो ये पैरेलल वाली सारी बातें क्लियर है। देखो यार हम लोग के इफेक्टिव K1 प्लस K2 बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, उसी से जोड़ के अब बातें बनाई जा रही हैं, वाई इफेक्टिव की बातें चल रही हैं, तो के इफेक्टिव आता है तो आगे की बातें जोड़ सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ये है, दो स्प्रिंग आपस में जुड़ी हैं और किनारे पे मास है, तो यहां मैंने कहा दो रॉड आपस में जुड़े हैं और किनारे पे मास है। पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने के इफेक्टिव कैसे निकालना सीखा था, 1/K1 प्लस 1/K2। अब अगर रॉड का मामला है तो इसका y1 दिया होगा, a1 दिया होगा और l1 दिया होगा, y2 दिया होगा, a2 दिया होगा और l2। तो बस K1 की जगह क्या लिख सकते हैं, y1 a1/l1, ये डिवाइड वाली चीज ऊपर लिखी जा सकती है, प्लस y2 a2/l2। क्या ये 1/K इफेक्टिव का आंसर हो गया। के इफेक्टिव लाओगे तो बहुत गंदा आएगा, है ना, के इफेक्टिव गंदा आएगा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, वो आएगा y1 a1 a2 y2, बहुत गंदा आएगा यार, तो नहीं लिखते यार, ऐसे ही लिख दो यार, 1/K इफेक्टिव के फॉर्म में लिख दें, ठीक। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है यार, के इफेक्टिव निकालना हम लोगों ने सीख लिया, और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है वाई इफेक्टिव। यानी यार इन दो रॉड की जगह अगर मुझे एक रॉड इमेजिन करना हो तो कितनी लंबाई का इमेजिन करोगे, L1 प्लस L2। अच्छा यार ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, है ना, अगर कभी कोई वाई इफेक्टिव पूछेगा तो उसमें पक्के तौर पे A1 A2 क्या होगा, सेम होगा, तभी वाई इफेक्टिव पूछा जा सकता है, वरना उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यानी देखो यार
हम एरिया सेम वाले दो रॉड लेंगे, ये भी और ये भी दोनों एरिया सेम है, तो क्या उसी के जैसा दिखने वाला हमें एक रॉड मानना हो तो L1 प्लस L2 लंबाई का लेंगे और जितना उसका एरिया था उतना ही एरिया हम इसका लेंगे। Y इफेक्टिव निकालना है, इसका मतलब इस रॉड का Y, इन दोनों में अलग अलग Y था, बट इस रॉड का Y अब हमें एक मानना है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, Y इफेक्टिव। यही Y इफेक्टिव हमें चाहिए। बताओ, अच्छा ये एक इमेजिनरी रॉड है जिसको मैंने उसके इक्विवेलेंट या इफेक्टिव बोला है, इसका अगर कोई K लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, Y इफेक्टिव YA बाई L होता है कि नहीं, डिवाइड बाई L1 प्लस L2। क्या इसको हम K इफेक्टिव लिख सकते हैं? तो जहां K इफेक्टिव आया है मैं वहां पे क्या लिखने वाला हूं, Y इफेक्टिव A डिवाइड वाली चीज ऊपर चली जाएगी, बराबर क्या, L1 बाई Y1A L2 बाई, यार ऐसी बात करेंगे अगर हम तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, Y इफेक्टिव का फिर से बहुत गंदा फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला यार अभी भी बहुत अच्छे लुक में नहीं आया है, बट इस लुक में आएगा। क्या जनता समझ पा रही है? अब हो सकता है L1 L2 भी, तो सोचो यार L1 L2 भी सेम होता तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन Y इफेक्टिव बराबर 1 बाई Y1 1 बाई Y2। क्या दिख रहा है कैसे, L1 प्लस L2 क्या बन जाएगा, 12। हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 पाई अंडर रूट m इंटू 1 बाई के। ये क्या बात हुई, हमने तो m बाई के पढ़ा था, लेकिन मैं लिख रहा हूं m इंटू क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे रिजल्ट 1 बाई के में ही तो लिखा है, तो ऐसे सोचना बढ़िया रहेगा। क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट m और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, 1 बाई के, तो 1 बाई के पता है अपना क्या है, y1 a1 प्लस L2 बाई Y2 A2। क्या समझ पा रहे हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला? नोट कर लिया भाई? ये जो PDF हम लोग दे रहे हैं क्लास में, उनको ऐप में अपलोड करना है, मुझको याद दिलाना, आज मैं बताऊं कैसे अपलोड करना है, प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में।
या टेस्ट के फॉर्म में, और आंसर भी उसमें डालना है सच दैट कि जैसे एक बार टेस्ट तुमने डाला था ना आंसर के साथ, वैसे ही तो ये बच्चे अगर मान लिया किसी का शीट जब करेगा तो उसी में आंसर डालेगा, तो उसे एक पता लगेगा कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं। ये रूटीन बनाना है अभी, तो मुझे याद दिलाना, मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो वो जितने भी आंसर्स हैं इनको घर पे खुद ही मिल जाएंगे। जैसे कोई शीट के आंसर हम देना भूल जाए या किसी को नहीं मिल पाए तो परमानेंट उसमें पड़े रहेंगे। एक बार तुम लोग उसको सबमिट करोगे तभी वो आंसर प्रकट होंगे। अब मान लिया किसी ने नहीं किया है तो गलत सलत करके सबमिट कर दो तो आंसर तो कम से कम मिल जाएंगे। लेकिन रूटीन ये है कि जब अपलोड होगा, जैसे तुम्हें असाइनमेंट यहां मिला वैसे ही अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के साथ साथ तुम्हें घर पे प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करते समय आंसर तुम कहीं ना कहीं टिक करते ही हो, तो सीधे इसमें टिक करो। उससे मुझे भी पता चलेगा कि किस लोगों ने प्रैक्टिस करी और कितना एक्यूरेसी है। ठीक है, तो ये एक फीडबैक सिस्टम रहेगा, तो मुझे उससे अंदाजा लगेगा कि किस चीज में तुम लोग लैग कर रहे हो। तो आज से ही हम लोग ट्राई करेंगे। आज मैं इलास्टिसिटी दिया हूं, अपलोड होगा, तुम्हें घर पे उसी पे प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक पीडीएफ जो मैंने शेयर किया सबसे पहले तो मैं उसी का करूंगा, वो क्लास टेस्ट वाले सेक्शन में मिलेगा। P3 ऐप डाउनलोड किया है सबने, उसी में क्लास टेस्ट या कुछ प्रैक्टिस टेस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। जैसे क्लास टेस्ट एक बार दिया था उसी तरह से होगा। और अगर गलत भी कर रहे हो तो उसका कोई ऐसा नहीं कि मैं उसमें रिकॉर्ड रख पाऊंगा या ध्यान रख पाऊंगा, तुम अपना करो, उससे आंसर तुम्हें वहां पे मौजूद मिलेंगे। मेन मकसद ये है कि आंसर तुम्हें मिलेंगे, और दूसरा मकसद ये है कि तुम उसी पे टिक करो, तो कम से कम एक रिकॉर्ड बनेगा कि हाँ हमारा कितनी एक्यूरेसी है। तुम्हारा भी रिकॉर्ड बनेगा, तुम्हें भी पता चलेगा कि मैंने इसमें। तो खैर अभी मैंने यहां के इफेक्टिव निकाले हैं, तो इन सबको रॉड बोला था, वायर नहीं बोला था। रॉड और वायर में क्या है, जैसे ऐसे समझा कि एक रॉड को हम खींच भी सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, या उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। नहीं, ये क्या हो गई बात रॉड की। लेकिन मुझे पता है एक वायर को, अगर ये पतला सा वायर है तो उसमें तुम फोर्स लगा के उसको लंबा कर सकते हो। कर सकते हो क्या? उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। अगर तुम उसको कंप्रेस करने जाओगे तो वायर स्लैक हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना। वायर कांट बी कंप्रेस्ड, रॉड कैन बी कंप्रेस्ड एज वेल एज स्ट्रेच्ड, है ना। ये अंतर है। तो ये अंतर मैं क्यों बता रहा हूं, सोचो कि एक रॉड भी है एक वायर भी है, दोनों के इफेक्ट में कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक वायर भी है एक रॉड भी है, दोनों के इफेक्ट में कोई एसएचएम कर रहा है। चलो यार, इसके K1 और इसका K2 मैं अभी थोड़ी देर के दे रहा हूं। वैसे तो K1 K2 को भी YAL में भी लिखा जा सकता है। बता रहे जब ये ऑसिलेशन करेगा तो क्या इसके ऑसिलेशन के दौरान जब ये आधा ऑसिलेशन चलेगा तो ये रॉड भी खींचेगा और ये वायर भी, लेकिन जब ये बगल वाला आधा ऑसिलेशन चलेगा तो रॉड कंप्रेस होगा, मगर वायर, यार कंप्रेस क्या होगा, वो असर ही नहीं डालेगा। यानी वायर का बिहेवियर होना ना होना। तो जरा सोचो, क्या इसका खींचने वाला एसएचएम 2 के इफेक्ट में होगा और आधा एसएचएम 1 के इफेक्ट में होगा? क्या जनता समझ पा रही है? कोई पूछे यार इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो यार इसके एसएचएम का टाइम पीरियड एक बार में लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आधा ऑसिलेशन का बिहेवियर अलग है और आधे का, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, आधा टाइम पीरियड नए अलग नियम के हिसाब से आएगा और आधा टाइम पीरियड उसका टाइम पीरियड ऐसा जो 2 बिहेवियर से आएगा। T1 तब वाला है जब बोथ आर वर्किंग, और T2 तब वाला है जब
1 दैट इज रॉड, केवल रॉड के इफेक्ट में। पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूरा कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, उसमें डिवाइड बाई टी कर दिया तो ये बन गया पाई अंडर रूट एम बाई के, और के कितना K1 प्लस K2। लेकिन अगला आधा कितना हो जाएगा, K2 नहीं आएगा। क्या जनता समझ पा रही है? हाँ, अगर ये एक स्प्रिंग के इफेक्ट में होता या दोनों रॉड होते तब यहां भी K1 प्लस K2 आता, यहां भी K1 प्लस K2 आता, तो आंसर आ जाता 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1 प्लस K2। अभी इधर देखो यार, यहां भी K1 प्लस K2 लिख दो तो ये क्या बन जाता, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, लेकिन ये तब होता जब ये रॉड की जगह दोनों रॉड होते। अब एक वायर होने से क्या हो गया, आधा टाइम पीरियड तो दोनों वाला आ गया और आधा टाइम पीरियड एक वाला आ गया, हो गया आधा एसएचएम अलग हो गया। एसएचएम अब भी है बट इसके के दो हैं, आधे के लिए अलग और आधे के लिए अलग, तो ये 2 हाफ एसएचएम चल रहे हैं और वो भी अलग अलग बिहेवियर के। बिल्कुल, ये पूरा एसएचएम एक बिहेवियर का नहीं है। हाँ, टू एंड फ्रो यहां भी होगा बट दोनों तरफ के एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, दोनों तरफ का हाफ टाइम पीरियड अलग अलग होगा। सोचो यार, खींचते समय दोनों काम आ रहे हैं और कंप्रेस करते समय एक काम आ रहा है, तो बिहेवियर बदल नहीं गया दोनों आधे। इस पे भी कभी बात हो सकती है इसलिए मैंने बता दिया है, बहुत रेयर है बट छोटी मोटी बातें समझ में आना चाहिए। नोट कर लिया भाई लोग? हाँ, सब गिर ही रहा है। एक तो शेयर मार्केट गिर गया, फिर से बच्चे नहीं आए, बच्चे गिर गए, ऊपर वाला खुश नहीं है क्लास से। सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें आंसर पहले से पड़े थे, तो मैं अभी बिना आंसर के दूंगा तुमको। एलोंगेशन ऑफ वायर स्लैश रॉड, ये अभी हमने पढ़ा है। क्या बताओ, एक पतले से वायर में एम मास लटका दो तो उसका एलोंगेशन क्या होता है, mg, और kx बराबर करके हमने क्या लाया था, x बराबर mg बाई k, और k क्या होता है ya बाई l, तो हमें पता ही है। लेकिन यार यहां पर वेट देने वाला ब्लॉक है, वायर बहुत पतला है, थिन वायर है, इस एजम्पशन के साथ ये आंसर निकाला गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता यार वायर का अपना वेट भी कंसीडर करने लायक हो, तो उस केस में यहां लटका कुछ नहीं है, ये अपने ही वेट से खिंच जाएगा, अपने ही वेट से खिंच जाएगा। तो क्या
पूरा पूरा वेट एंड पे था और अभी वेट यहां से वहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या लगता है कहां लंबाई अगर ये इसका भी m मास है और वो ब्लॉक का मास भी m था, तो कहां ज्यादा लंबाई बढ़ेगी? यस, इसमें ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यार इसके mg होने से इधर का टेंशन भी mg होगा और इधर का टेंशन भी mg होगा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इसके अपने वायर का कोई मास। लेकिन अगर कोई कहते हैं इधर का टेंशन कितना होगा, तो लगभग 0 होगा, क्योंकि कुछ लटका ही नहीं है। इधर का टेंशन कितना होगा? mg होगा। क्या जनता समझ पा रही? यहां टेंशन नीचे से ऊपर तक वेरी कर रहा है और टॉप टेंशन, सबसे ज्यादा टेंशन टॉप पे है, यहां उतना ही टेंशन नीचे से, यानी कौन ज्यादा स्ट्रेस्ड माहौल में है? पहले वाला। तो इसका इलोंगेशन कम होगा। इतना भाव आ गया, दैट्स गुड, क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराने वाला। इसका जो इलोंगेशन आता है वो आता है पिछले आंसर का आधा, तो याद रह जाएगा यार। कम आना चाहिए, ये तो याद रहेगा, आधा आता है तो और बढ़िया यार। क्या जनता समझ पा रही है? पर यहां मास इसका भी इंपॉर्टेंट है और m2 भी कंसिडरेबल है, तब कितना इलोंगेशन होना चाहिए, है ना? तो यार दो केसेस हो गए यार, वो वाला भी। तो सोचो m1 अकेला होता तो कितना इलोंगेशन होता? y। और अगर m2 अकेला होता तो कितना होता? क्या अब दोनों है तो दोनों का असर आ जाएगा। जनता समझ ले। हम लोगों ने यार थिन वायर वाला डिस्कशन किया था, अब थिक वायर वाला डिस्कशन यहां पे ऐड करना है। ये तो हम कर ही चुके हैं, फिर भी लिखना चाहें तो दोनों नोट कर ले। मुझे बता रही कि स्प्रिंग को अगर x खींचा जाता था तो उसकी अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां हम रॉड या वायर की बात कर सकते हैं। एक रॉड या वायर को डेल्टा एक्स खींचा गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ के की जगह क्या लिख दें? वाई ए बाई एल। और यहां डेल्टा एक्स का नाम हम क्या लिखते हैं? एक्स का नाम हम लिखते हैं डेल्टा एल। कोई दिक्कत है? के की जगह वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यानी अगर कुछ ना याद आए तो एनर्जी का ये फॉर्मूला तो है ही है, तो ये कोई नया फॉर्मूला ही नहीं है, तो हमें पहले से आता है, उसी का हम फायदा उठा रहे हैं, वाई ए बाई। लेकिन मैं इसको यार एक और जनरलाइज लुक में लिखने वाला हूं, क्योंकि डिफॉर्मेशन हमने केवल यंग वाला थोड़ी पढ़ा है, हर तरह का पढ़ा है। मैं इसको एक और लुक में लिखने वाला हूं, u बराबर हाफ वाई ए डेल्टा एल बाई एल।
मैंने यार एक डेल्टा एल और एक एल अलग कर लिया है, कोई दिक्कत है यार? उसके अलावा क्या लिखा है, वाई ए बाई, यार एक एल यहां बचा है, वाई ए बचा है, नहीं? हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर क्या, वाई। स्ट्रेस होता था एफ बाई ए और स्ट्रेन होता था डेल्टा एल बाई एल, ठीक है? तो ये बन गया वाई डेल्टा एल बाई एल बराबर क्या, एफ बाई ए। तो एफ बाई ए क्या है, स्ट्रेस। वाई डेल्टा एल बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस। स्ट्रेन स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस लाना है यहां पे। देखो यार मैं वाई डेल्टा एल बाई एल अपेयर करा रहा हूं, अरे डेल्टा एल का स्क्वायर था, एल तो एक ही बार था, यहां डेल्टा एल दो बार लिखा जाएगा क्योंकि डेल्टा एल का स्क्वायर था, एल एक ही बार लिखा जाएगा। तो मैंने एक एल यहां जबरदस्ती अपेयर कराया है, तो एक एल मुझे और अपेयर कराना चाहिए। बता, इतनी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बाई ए लिख सकता हूं, नहीं इसका एरिया, एक मिनट, एरिया इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है, यहां से हटा देते हैं, ठीक है। एफ क्या बन गया, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल और इंटू ए इंटू एल, ये तीन चीजों को जरा ध्यान दें। एफ बाई ए क्या है, स्ट्रेस, डेल्टा एल बाई क्या है, स्ट्रेन, और ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम। एनर्जी बराबर, ये बड़ा अच्छा आंसर आया है, इस आंसर को जरा ध्यान देखें। अगर कोई मटेरियल स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस तुम मॉलिक्यूल लेवल पे जाके पता करोगे तो भी पता चल जाएगा, जवाब वही मिलेगा। मटेरियल लेवल पे देखोगे तो भी स्ट्रेस, हमने ऐसा टर्म डिफाइन किया था जो मटेरियल के डायमेंशन से परे है। मॉलिक्यूल लेवल पे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, या मटेरियल लेवल पे पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, वो एक ही चीज आएगी। स्ट्रेन हम लोगों ने ऐसा टर्म डिफाइन किया था जो मटेरियल लेवल पे और मॉलिक्यूल लेवल पे सेम होगा। क्या स्ट्रेन भी हमने ऐसा टर्म डिफाइन किया था कि वो डेल्टा एल एल का रेशियो होता था, चाहे मटेरियल लेवल पे निकाल लो चाहे मॉलिक्यूल पे, वो रेशियो बदलने वाला। वॉल्यूम का मतलब हुआ कितने ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसमें। सेम स्ट्रेस और स्ट्रेन में कम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, नहीं तो कम एनर्जी स्टोर करके बैठे होंगे, कम स्प्रिंग इन्वॉल्व होंगी। सेम स्ट्रेस स्ट्रेन में ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो ज्यादा स्प्रिंग इन्वॉल्व होंगी, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। क्या आंसर बड़ा लॉजिकल आया है। स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन भी है और डायमेंशन भी है। छोटे डायमेंशन का चीज है उसी स्ट्रेस स्ट्रेन में तो कम स्प्रिंग इन्वॉल्व होंगी, ज्यादा बड़ा मटेरियल है सेम स्ट्रेस स्ट्रेन में तो ज्यादा स्प्रिंग इन्वॉल्व होंगी कि नहीं। जो मॉलिक्यूल लेवल पे मैं स्प्रिंग कंसीडर कर रहा हूं, वो ज्यादा मॉलिक्यूल तो ज्यादा स्प्रिंग इन्वॉल्व होंगी। तो क्या एनर्जी का आंसर ऐसा आया है जूल में। तो बताए एनर्जी जब भी ऐसे फॉर्मूले में आती है तो हम उसको डायमेंशन, एक टर्म बनाते हैं डायमेंशनलेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कितना हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अच्छा, अब आंसर में कहीं तुम्हें यंग मॉडुलस नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ना सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए काम करता है बल्कि हर तरह के स्ट्रेन के लिए काम करता है। और ये एनर्जी की, ये फॉर्मूला क्या है, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इसको बोल सकते हैं यार, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ऐसी बातें करी हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी।
उसी तरह की बात हमने यहाँ करी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। यस राज, जी कौन था? टेक्नीशियन के लिए सर कॉल मिला था। मुझे लगा यस राज, मेरी कौन सी एक्टिंग देख ली यार। यस राज फिल्म स्टूडियो है ना। मुझे लगता है मेरी कोई क्लिप वायरल हो गई लगता है। बुला लेंगे। कल से नया काम, कल से नया काम। हाँ, ये काम छोड़ के नया काम किया जाए, बोर हो गए यार करते करते। इसमें पैसा ज़्यादा है, नाम ज़्यादा है, काम इतना ही है, एक्टिंग वहाँ भी करना है, एक्टिंग यहाँ भी। ये स्मॉल यू लिखा है भाई मैंने, कुछ और ना समझे लोग। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेन लाओ, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता है और एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, U में से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, हाँ, एनर्जी बराबर एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। लॉजिकल है यार, जब जब फिजिक्स में पर वाली डेफिनेशन आती है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अपने आप क्या, इसी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा। इतनी बात हमें ऐसे ही समझ में आ रही है। क्लियर है भाई लोग? एक नाम आने वाला है पॉइजन्स रेशियो। जब हम किसी रॉड को खींच के लंबा करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो जब हम खींच के लंबा करते हैं तो तुम देखोगे उसकी रेडियस पहले के मुकाबले थोड़ा सी कम हो जाती है, नहीं? पॉइजन्स रेशियो क्या बात कर रहा है? रिमूव सिलेबस में तो नहीं देखा है। बस खत्म। एनर्जी नहीं है, नहीं हो कहाँ की एनर्जी। अरे टॉपिक ही नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, प्रॉपर्टीज। तो पहली लाइन में दी है इलास्टिक बिहेवियर रिलेशनशिप व्हिच फ्लो यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस बस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी खत्म, एनर्जी बिगड़ गई। अरे यार लिखा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। पिछले साल वाला खोलो, उसमें क्या लिखा है? अगर उसमें एनर्जी लिखा है और अब नहीं है तो खोलो जरा देखो। पॉइजन्स रेशियो नहीं लिखा है, पॉइजन्स रेशियो तो लिखा रहता है। तो तुम्हें हाफ के एक्स स्क्वायर जब पता है तो इतनी सी बात समझने में क्या है। देखो जरा पिछले साल में क्या है।
पिछले साल का है किसी के पास? पिछले साल का नहीं, लेकिन उसको निकाल चलो यार, ऐसा है कि अभी सुन लो सब कुछ, 5-10 मिनट और लगेगा, मैं पूरा खत्म कर रहा हूँ अभी, खत्म हुए चैप्टर। पूरा चैप्टर खत्म। ठीक, पॉइजन्स रेशियो, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन का रेशियो, जब भी हम लंबाई खींचते हैं तो रेडियस में बदलाव आता है। अब मैंने इसको r प्लस डेल्टा आर लिखा है, तुम उम्मीद कर रहे हैं r माइनस डेल्टा आर मैं लिखूं, तो मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा आर अपने आप में कैसा है, नेगेटिव है। r घटा है तो डेल्टा आर कैसा होगा, नेगेटिव। यहां r बढ़ा है तो डेल्टा आर कैसा होगा, पॉजिटिव। दोनों को मैं सेम लुक में लिख रहा हूं, है ना, बस डेल्टा आर नेगेटिव या पॉजिटिव है। कुल मिला के जब डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, लंबाई बढ़ी होगी, तो डेल्टा आर कैसा होगा, नेगेटिव। और जब डेल्टा एल नेगेटिव होगा तब डेल्टा आर, यानी कुल मिला के इन दोनों में से कोई एक जरूर नेगेटिव होगा। और जब एक नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। ये सिग्मा नेगेटिव नहीं है यार, ये कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो कोई कहेगा सर सामने तो नेगेटिव लिखा है, तो मैं एक चीज और भी तो कह रहा हूं कि इसमें भी कोई एक, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो सिग्मा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो किस रेशियो को बताता है, लेटरल मतलब साइड वाइज रेडियस का कम होना, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के बदलाव। दोनों स्ट्रेन के रेशियो का नाम क्या है, पॉइजन्स रेशियो। क्लियर है? हाँ 22 ही देख लो, लगभग वही सिलेबस होगा, 22 में देख लो। नोट कर लिया भाई लोग? इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में लिखना चाहे कोई तो dr बाई आर अपॉन क्या लिख सकता है, dl बाई एल, या dr बाई आर बराबर क्या, माइनस सिग्मा dl बाई एल, ऐसे भी लिख सकता है। खैर इसको मैं मॉड में लिख रहा हूं, क्या और क्या है, रिलेशन भी लिखा है, रिलेशन बिटवीन, हाँ ये तो यार पीडीएफ है ही नहीं, ये पता नहीं, ये लोगों का दिया हुआ है, नीट का दिया हुआ निकालो ना यार। अच्छी बात है यार, अगर पहले से दे के हटाया है तो पक्का नहीं आएगा क्वेश्चन। नोट करते चलें, नोटेड, हाँ आएगा नहीं, क्यों नोट करोगे यार। ये 3 रिलेशन पे कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। पॉइजन्स रेशियो ही सब में है। देखो यार ये वाला तो पॉइजन्स रेशियो नहीं है इसमें, तो एक रिलेशन तो कम से कम लिख ही लो यार, यंग ईटा और बीटा में बी में रिलेशन। ठीक है यार, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा सभी नोट कर लो, बट ये क्योंकि मेंशन्ड है तो ये तो नोट कर ही लेना चाहिए। दैट्स इट। एक चीज लिखी है, एच हाइट का कॉलम कितना प्रेशर क्रिएट करता है गहराई पे, अरे ये तो हम फ्लूइड में पढ़ ही चुके हैं, रोजी एच कितना। अब सोचिए यहां कोई वी वॉल्यूम की चीज रखी है और उसका बल्क मॉडुलस दिया है, तो क्या बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी का आंसर, डेल्टा वी बाई वी का आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस, और डेल्टा पी की जगह क्या, रोजी एच अपॉन बल्क मॉडुलस। नहीं कर सकते, एच हाइट के कॉलम ऐसा कुछ मेंशन किया है, इसलिए इतनी बात लिखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले तुमने लिख लिए हैं उतने फॉर्मूले काफी हैं। पॉइजन्स रेशियो को लेके क्वेश्चन अगर आता है तो छोड़ सकते हैं, एनर्जी को लेके अगर नजर आता है तो छोड़ सकते हैं इसी शीट में,
क्योंकि अभी नहीं मेंशन किया, पहले से हटा दिया गया है, तो इसका मतलब अब नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछते हैं तो फिर दैट इज रॉन्ग, ये गलत बात है, ये तो चीटिंग है साफ साफ। हाँ कि भाई पिछले में दे के हटाया है तो कुछ तो लाज रखो यार अपने हटाने की, फिर भी अगर दे देते हैं तो फिर गलत ही है। मगर अब 2 पन्ने की चीजें हैं यार, चाहो तो पढ़ ही लो। डन। तो अगली क्लास